हाय दोस्तों, मैं देव कुमार और स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल लॉकडाउन मंत्रा 2.0 में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज के बारे में। तो वो सब वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सब वीडियो आप लोग देखें, क्योंकि उनका यूज यहाँ पे किया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर होगा टोटल बेस्ड होगा, इसमें हम लोग जो टर्म पढ़ेंगे वो है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हिंदी में कहा जाता है आयनन विभव। आयनन विभव, जिसको आयनन एंथैल्पी भी कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इस दो टर्म पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है, इस टर्म से पीरियोडिक टेबल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टर्म आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग समझते हैं, ये है क्या। हम लोग जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, और इसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था ये पॉजिटिवली चार्ज ये नेगेटिवली चार्ज को एक फोर्स से खींचता है, उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत स्थैतिक बल। ये एक आकर्षण बल से एक दूसरे को खींचता है। तो बात क्या आती है, सपोज इस इलेक्ट्रॉन को, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। इस इलेक्ट्रॉन को हमको इसके आउटर मोस्ट शेल से, यानी बाह्यतम कक्ष से इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग को हटाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ ऊर्जा देनी होगी। सपोज वो एनर्जी हमारा क्या है, डेल एच है। और ये जो एनर्जी है ये अपने आप में क्या करेगा, इसको एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा, यानी अवशोषण कर लेगा। तो ये एनर्जी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कभी पूछा जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी में जो एनर्जी यूज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम लोगों ने एक एनर्जी दी इसको, तो जिससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे, इसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। दैट इज आयनन विभव। तो बाय डेफिनेशन अगर हम लोग समझे तो इसको क्या कहेंगे, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी मात्रा की ऊर्जा दी जाती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, आयनन विभव कहेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the valence electron। जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता क्या है, आउटर मोस्ट शेल। वैसे भी इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का निकलेगा, जो आउटर मोस्ट यानी बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है वही निकलेगा। और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन isolated neutral gaseous atom। यहां पर हम लोगों ने तीन टर्म का यूज किया, आइसोलेटेड, न्यूट्रल एंड गैसियस। दैट मींस ये जो एलिमेंट होगा, ये जो तत्व होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आइसोलेटेड होगा। दैट मींस आइसोलेटेड मतलब होगा ये अकेला होगा। न्यूट्रल मतलब स्थिर होगा, और ये हमेशा गैसेस फॉर्म में रहेगा। तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। इसको इक्वेशन से देखते हैं और समझते हैं। सपोज x इज द एलिमेंट, मैंने क्या क्या एलिमेंट जो होगा वो गैसेस फॉर्म में रहेगा। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग दिए, वो एनर्जी हो गया डेल एच। तो जैसे इसमें हम लोग एनर्जी दिए तो हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिवली चार्ज, ये गैसियस एटम है, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा है आयनाइजेशन एनर्जी का। इक्वेशन से क्या देखेंगे, ये एक एलिमेंट है जो गैसियस फॉर्म में है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हम लोग एनर्जी दिए, इसी को कहेंगे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, यानी आयनन विभव। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और एक पॉजिटिवली चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए और
ये हमेशा ऑलवेज ये एनर्जी और इसी प्रोसेस को इस कहेंगे हम लोग एंडोथर्मिक, ये भी याद रखना, ये हमारा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। चार्ज ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी याद रखना। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इसका नाम से हम लोग समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधु, बंधु बंगला में इसको कहा जाता है बंधु मतलब दोस्त। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करना चाहता है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने वाहक सेल में ऐड करना चाहता है। तो ऐड करना चाहता है, खुद लेना चाहता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए कुछ इसको देना होगा, और वो क्या होता है, वो एक एनर्जी के फॉर्म में देता है, जो होता है नेगेटिव। एनर्जी लॉस करेगा तभी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन into its outermost shell of an isolated and neutral gaseous atom। तो ये क्या कह रहा है, किसी भी तत्व के वाह्यतम कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको रिलीज करना होगा। यहाँ एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो रहा है। वहां क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बंधुत्व कर रहा है, हमको अपने आप में खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता ऐसे ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जस्ट उसका अपोजिट है। तो इसको भी एक एक्सप्रेशन से देखते हैं और समझते हैं इसका एक्सप्रेशन किस तरह हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखें, रिएक्शन लिखें, तो कैसा होगा, सपोज एक एलिमेंट लेते हैं जो गैसियस फॉर्म में रहेगा, ऑलवेज आइसोलेटेड। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो क्या होगा, X माइनस इलेक्ट्रॉन ऐड किया इसलिए, और कुछ एनर्जी इसमें निकलेगा। मान लीजिए वो एनर्जी हमारा डेल्टा एच, जो याद रखिएगा वो एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा, ये इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो क्या था, वो था एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ये हमारा होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसमें एनर्जी क्या होता था, एब्जॉर्ब होता था, अवशोषण होता था, वो हमेशा पॉजिटिव होता था। और इसमें एनर्जी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और ये एनर्जी रिलीज करेगा, और ये हमारा होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ये होता क्या है, हम लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, सपोज एक एलिमेंट है Hg, ये एक एलिमेंट है, इसमें जो आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा, फर्स्ट टाइम हुआ ये I1, सेकंड टाइम इसमें फिर आयनाइजेशन का प्रोसेस हुआ। तो क्या ये I1 और I2 इक्वल होगा, दोनों में जो एनर्जी लगेंगे सेम लगेंगे? चलिए इसको देखते हैं, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन प्रोसेस। इसमें एग्जांपल देखकर हम लोग समझते हैं। सपोज हम लोगों ने एग्जांपल लिया कार्बन का सेल स्ट्रक्चर करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 6 प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे फर्स्ट सेल में 2 और आउटर सेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हो क्या रहा है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 6 पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें आयनाइजेशन प्रोसेस लगाया, IE1 इसका नाम है। इससे होगा क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन प्रोसेस से करते क्या, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये सेल स्ट्रक्चर हमारा कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 प्रोटॉन तो रहेंगे ही, इलेक्ट्रॉन एक हमारा आउटर सेल से घट जाएगा। दैट मींस यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 3।
तो इससे क्या समझ सकते हैं हम लोग, दोनों फिगर का आप लोग गौर से देखिएगा तो क्या हो रहा है, यह 6 पॉजिटिवली चार्ज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन 6 नेगेटिवली चार्ज को अपनी ओर खींच रही है। यहाँ क्या हो रहा है, 6 पॉजिटिवली चार्ज 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो अगर समझा जाए तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग यहाँ पर आयनाइजेशन प्रोसेस लगाते हैं, IE2 लगाते हैं, तो होगा क्या, यहाँ वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना इसके कंपेयर में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो यहाँ पर IE2 क्या होगा, एनर्जी हमको ज्यादा लगेगा। तो इससे क्या समझ सकते हैं, जैसे जैसे आयनाइजेशन प्रोसेस बढ़ता जाता है, एनर्जी हमारा ये भी बढ़ता जाता है। आयनाइजेशन के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा रिक्वायर्ड करता है। नेक्स्ट टाइम अगर I3 करें तो यहाँ पर IE3 क्या होगा, और ज्यादा लगेगा। क्यों होगा, नेक्स्ट टाइम में होगा क्या, नेक्स्ट टाइम में एक और इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन हमारे 4 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, सक्सेसिव आयनाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है, जितना हमारा आयनाइजेशन प्रोसेस चलता रहेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड और ज्यादा बढ़ता है। तो ये ऑलवेज इस टर्म में होता है, इस चीज को हम लिया, यही है हमारा सक्सेसिव आयनाइजेशन प्रोसेस। जैसे जैसे आयनाइजेशन प्रोसेस बढ़ता रहेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगा। तो अगर पूछा जाए कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा होता है ना कम होता है, ऑब्वियसली ये से ज्यादा होगा, ये के कंपेयर में ज्यादा होगा। तो यही है हमारा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। तो ये सबसे पहला फैक्टर है, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि एटॉमिक साइज किस तरह पीरियोडिक टेबल पे डिपेंड करता है, किस तरह पीरियोडिक टेबल पे उसका इफेक्ट पड़ता है। कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट अगर किसी आवर्त में हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है, घटता है। टॉप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो किस रीजन से होता है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये पहला फैक्टर आयनन विभव क्या है कि आयनन विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। दैट मींस एटॉमिक साइज अगर मेरा बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। अगर एटॉमिक साइज घटता है तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, जस्ट इसके उल्टा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं किसी भी पीरियड में, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारा घटता है। तो जस्ट इसका उल्टा है, तो इसमें क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। वाइस वर्सा जैसे इसका उल्टा होगा। अगर टॉप टू डाउन जाएंगे, टॉप टू डाउन जाते किसी ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारा बढ़ता है। अगर ये बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ये घटेगा। तो ये इसका पहला फैक्टर। अगर पूछा जाए, दो एलिमेंट दे देंगे आपको, लिथियम दे दिया, बेरिलियम दे दिया, तो आपसे पूछा जाए किसका आयनाइजेशन ज्यादा, चूंकि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है तो इसका ऑब्वियसली इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि साइज इसका कंपेयर इसका ये छोटा होता है इसके कंपेयर में। तो ये हुआ पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या, इसके सेम ही है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पॉजिटिवली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। होता क्या है, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फिर भी और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिथियम और बेरिलियम दो एलिमेंट लेते हैं। लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, इसका अगर सेल स्ट्रक्चर करें लिथियम का, इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 3 में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4 होता है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज कितने होंगे, +3। बेरिलियम का अगर उसी तरह करें, बेरिलियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 4+, और फर्स्ट सेल में 2, लास्ट सेल में 2। हो क्या रहा है, देखिए नंबर ऑफ सेल सेम है, यहाँ भी पहला सेल दूसरा सेल, पहला सेल दूसरा, इसमें भी 2 सेल, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ +3 था, यहाँ +4 हो गया। तो यही इफेक्ट करता है साइज को छोटा करने में। दैट मींस अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होगा। तो और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसका आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में।